जय हिंद दोस्तों। आज आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके हर किसान के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज़ किसान नहीं करता है तो उसको बहुत हानि उठानी पड़ती है। इसलिए ये क्या होता है, अपन आज टॉपिक है अपना जल निकास। जल निकास का क्या महत्व है और कृषि में उस चीज़ के लिए आज अपन लोग पढ़ेंगे। तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि लाइफ में कभी दोबारा पढ़ना ना पड़े और हमेशा के लिए आपके अंदर छप जाए। बस आपको सिर्फ सुनना है, सुनते सुनते सब हो जाएगा, है कि नहीं। तो बढ़िया बेहतरीन तरीके से मन लगा के वीडियो देखना बिंदास तरीके से, और आपको सिर्फ देखते ही देखते हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। एक बार जल निकास पूरा पढ़ लिया कि जल निकास होता क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके क्या लाभ हैं और ये कैसा होता है कि इसे किया जाता है, किसानों को किस प्रकार से ये फायदा करता है, उसके लिए हम बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा करने वाले हैं आज। कार्य जल निकास हम क्या है, सबसे पहले जल निकास के बारे में क्या पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा होता क्या है, ये बुक कैसे कंप्लीट होगा, हम उसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे यानी परिभाषा। तो इसे हम सबसे पहले मिटाएंगे। परिभाषा क्या है, फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु सतह एवं अधो सतह से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। ठीक है, अनावश्यक, ठीक है ना। अपन को क्या है, फसल की क्या बढ़ानी है, पैदावार। अब देखो ये किस प्रकार से अपन को नुकसान बनाता है, जैसे जो जल है वो भूमि की क्या है, सतह मतलब जो ऊपर की लेवल पे उस पर भरा है, और भूमि की अधो सतह मतलब नीचे अनावश्यक मतलब जितनी आवश्यकता उससे अधिक जल, जितना अपन को एक गिलास की आवश्यकता है, हम तो एक गिलास पिए, लेकिन हमारे अंदर कितना है, डबल 2 गिलास हो गया। तो उसे हम क्या करेंगे, तो वही जल को, अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। कृत्रिम शब्द मतलब होता है, कृत्रिम शब्द का आपके द्वारा निकाला हुआ जल, आपके द्वारा निकाला हुआ जल। आप चाहे देखो ट्यूबवेल मोटरों के द्वारा निकालो, कट लगा के निकालो, किसी प्रकार से उस स्थान से, खेतों से जल को क्या है, निकालना है, बाहर निकालना है। कहाँ से, कृत्रिम के लिए आप फावड़ा से कट लगाओ खेतों में, या मोटर लगाओ, किसी भी कारण से आप उस खेत से पानी बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। ठीक है ना। अब जल निकास तो हम पता चल गया कि पानी को किसी न किसी रूप से, कृत्रिम रूप से अपन बाहर निकालना जल निकास कहलाता है कि नहीं। फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु सतह एवं अधो सतह से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। क्या कहलाता है,
जल निकास कहलाता है। तो आपको समझ ही गए हो कि कृत्रिम शब्द का मतलब है कि आपके जो अतिरिक्त जल है उसे हम क्या है किसी अपने द्वारा कार्य करके वो बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। कौन सी सतह जो ऊपर भरा हुआ पानी खेतों में दिखाई देता है। अधो सतह मतलब ये जमीन के अंदर है पानी। जब जमीन दलदली हो जाती है, बरसात होती है बहुत भयंकर, तो क्या है जमीन झिर जाती है तो उसके अंदर क्या पानी का लेवल बहुत ही भयंकर हो जाता है, जिससे क्या है पेड़ खराब होने लगते हो। तो उसी उसी जल को क्या है कट कर गए जमीन में नालियां बना के निचले स्तर पर वो पानी को सारे को बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, जल निकास कहते हैं। तो अब इसी के आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल गया होगा जल निकास क्या होता है। पानी को बाहर निकालना है, अनावश्यक जल को, उसे हम क्या कहते हैं, जल निकास कहते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके उद्देश्य। माने अपन जल निकास कर तो रहे, हमें पता चल गया जल निकास होता क्या है, लेकिन इसके उद्देश्य फायदे क्या है, किसान को फायदा क्या है। अगर बिना फायदे के तो अपन कुछ करते ही नहीं है कि नहीं। अगर जब तक अपन को कोई चीज का फायदा ना मिले तो हम अभी करेंगे नहीं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके उद्देश्य। उद्देश्य ठीक है ना। अब उद्देश्य में सबसे पहले क्या है, मृदा में वायु संचार बढ़ाने हेतु। ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, मृदा में वायु संचार बढ़ाने हेतु। दूसरा पॉइंट कहता है मृदा को दलदली होने से बचाने हेतु। दूसरा पॉइंट क्या है, जो पानी को क्या है अपन जब पानी भर जाएगा भूमि में तो क्या है जब अधिक हो जाएगा पानी तो क्या है दलदली भूमि हो जाती है। अब जहां भी पैर रखोगे वहीं धंस जाएगा, जिससे जब वहां पर जब पैर धंस जाएगा तो वहां पर पेड़ जैसे जो जड़ें होती हैं ना, तो जड़ें क्या होगी, सड़ने लगेंगी, सड़ेंगी तो पेड़ खराब हो जाएगा, जिससे पेड़ खराब हो जाएगा तो सूख जाएगा तो फिर उत्पादन नहीं होगा, जिससे किसान को भारी संख्या में क्या हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जल निकास करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, मृदा में लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु की क्रियाशीलता बढ़ाने हेतु। ठीक है ना। क्या है, मृदा में सूक्ष्म जीवाणु है, अगर पानी ज्यादा भर जाएगा तो क्या होगा, वहां पर जो जीवाणु है उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी तो जिंदा नहीं। जैसे अपन है अब किसी कमरे में अपन को बंद कर दिया या पानी के अंदर डुबे दिया जाए तो क्या अपन तड़पा के मर जाएंगे, क्योंकि अपन को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इसी प्रकार सूक्ष्म जीवाणु उन्हें भी तो वातावरण की अच्छी आवश्यकता पड़ती है। तो अगर पानी ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। तो वो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य है, जो कार्बनिक खाद बनाने का कार्य करते हैं, वो मर जाएंगे तो क्या है अपनी भूमि क्या होने की खराब होने लगी, जिससे उत्पादन घट जाएगा। ठीक है ना। तो अगला पॉइंट क्या है, तीनों पॉइंट समझिए। मृदा को अम्लीय एवं क्षारीय होने से बचाने हेतु। ठीक है ना। तो कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। कितने हो गए, 4 पॉइंट। ठीक है ना। तो मृदा में क्या है, जब भूमि में क्या होगा, जो पानी बरसता है ना तो
दूर दूर से पानी आता है और खेतों में इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें क्या है, लवड़ इकट्ठे रहते हैं। वो पानी में क्या है, लवड़ जो लवड़े घुल कर आते हैं, और जहाँ पानी एकत्रित होता है तो वहीं का है, तो वो लवड़ जो पानी में एकत्रित होते हैं वो धीरे धीरे क्या है, जमीन में बैठने लगते हैं। और जमीन में बैठेंगे तो क्या अपनी मृदा कैसी हुई है, या तो अम्लीय हो जाएगी या क्षारीय हो, जिससे क्या हमारा फसलें बेहतरीन नहीं होंगी। क्या नहीं हुई, फसलें बेहतरीन नहीं होंगी। इसलिए हमें उस जल को क्या है, जल्दी से जल्दी बाहर निकाल देना चाहिए खेतों, जिससे कि हमारी मृदा ना तो अम्लीय हो ना क्षारीय, जिससे हमारी मृदा बहुत बेहतरीन बनेगी, जिससे हमारा उत्पादन बहुत बढ़िया हो जाए। ठीक है ना। और अगला पॉइंट भी पढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या है, 5वां, अगली फसल की बुवाई समय पर करने हेतु। अगर जैसे अपने जमीन खेतों में पानी भरा रहेगा, गीली जमीन रहेगी, तो अपन क्या कृषि क्रियाएं नहीं कर पाएंगे, और कृषि क्रियाएं नहीं कर पाएंगे तो हम अगली फसल की बुवाई क्या समय पर कर पाएंगे। इसलिए हमें खेतों से भरा पानी को बाहर निकाल देना चाहिए, जिससे जमीन क्या हो जाए, हमारी सूख जाए, और हम उसमें कृषि यंत्र चला पाए और अपनी अगली फसल की बुवाई समय पर कर पाए। इसलिए हमें क्या है, पानी को बाहर निकाल देना चाहिए। इसलिए ये हमें इस प्रकार के उद्देश्य हैं कि इसलिए हम जल निकास को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते पानी को। क्या है, वायु संचार बढ़ाने हेतु, मृदा में दलदली होने से बचाने हेतु, मृदा में लाभदायक जीवाणु क्रियाशीलता बढ़ाने हेतु, मृदा को अम्लीय क्षारीय होने से बचाने हेतु, और अगली फसल की समय पर बुवाई करने हेतु। तो सारे पॉइंट आप समझ गए हो, क्या क्या होना चाहिए, वायु संचार बढ़ाने हेतु, मृदा में दलदली होने से बचाने हेतु, मृदा में लाभदायक जीवाणु क्रियाशीलता बढ़ाने हेतु, अगली फसल की बुवाई समय पर करने हेतु, मृदा को अम्लीय क्षारीय होने से बचाने हेतु। तो ये शब्द क्या है, आपको सारी चीजें इंपोर्टेंट चीजें हैं, तो आपको पता चलेगा किस उद्देश्य से अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, इन्हीं उद्देश्यों के लिए हम पूर्ति करने के लिए इन्हीं उद्देश्यों से हम अपन जल निकास पानी को बाहर निकालते हैं, इसलिए जल निकास करते हैं। अब जैसे मान के उद्देश्य हो गए, लाभ क्या है, यही तो लाभ है भैया। इसी अब आपने अगर उद्देश्य पढ़ लिए तो समझ लो लाभ पता चल गया। और अब देखो पहला पॉइंट क्या है, मृदा दलदली नहीं होती है। क्या होती नहीं है। तो एक लाभ हो गया, क्या हमारी में जब जल निकास कर देंगे तो हमारी दलदली क्यों होगी, हमारी बढ़िया रहेगी ना। वायु संचार बढ़ जाता है, वायु संचार बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट है, अगली फसल की बुआई समय पर हो जाती है। क्या है, अगर हमने जल निकास कर दिया तो हमारी अगली फसल की बुआई भी हो जाएगी जल्दी। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है बता रहे, मृदा में लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु की क्रिया बढ़ जाती है। तो क्या है, जो अपनी मृदा में जो सूक्ष्म जीवाणु है लाभदायक, उनकी क्या है क्रियाशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि अब उनके अंदर क्या है वायु संचार बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजन, तो ये छोटे छोटे जीवाणु हैं वे अपना कार्य बराबर करते हैं, वे मरेंगे नहीं, तो वहां पर उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, है कि नहीं। अगला पॉइंट क्या है,
अगला पॉइंट है 5वां, मृदा अम्लीय एवं क्षारीय नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है, क्योंकि जब पानी में जो लवण घुल किया वो हमने क्या है बाहर निकाल दिए खेत से, तो जिससे वहां पर लवणों का क्या हुआ रुकाव नहीं हो पाया, जिससे हमारी मृदा क्या है अम्लीय और क्षारीय नहीं हो पाई। तो ये लाभ भी हमारा हो गया। तो कितने लाभ हो गए? 5 लाभ। क्या हुए? वायु संचार बढ़ जाता है, मृदा में लाभदायक जीवन क्रियाशीलता बढ़ जाती है, मृदा दलदली होने से बच जाती है कि नहीं? अगली फसल की समय पर बुवाई हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे सारे 5 लाभ हो जाते हैं। अगले और पढ़ेंगे अपन क्या, इसकी हानियां भी पढ़ने। अगर जल निकास नहीं हुआ तो अपन के क्या क्या हानि हो सकती हैं, तो बेहतरीन तरीके से अपन हानि पढ़ेंगे। क्या है? बहुत बेहतरीन तरीके से क्या पढ़ने वाले हैं? हानि पढ़ने वाले हैं। अब करेंगे हानि। लाभ पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे? हानि। और वायु संचार नहीं बढ़ पाता है। दूसरा, मृदा अम्लीय एवं क्षारीय हो जाती है। लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता रुक जाती है। क्या हो गया है? कितने पॉइंट? 3 पॉइंट हो गए। मृदा क्या हो जाती है? अम्लीय क्षारीय हो जाती है। वायु संचार नहीं बढ़ पाता है, मृदा में लाभदायक जीवन क्रियाशीलता रुक जाती है। अगला पॉइंट क्या है? मृदा दलदली हो जाती है। अगला पॉइंट क्या है? मृदा दलदली हो जाती है। समझते हो? आपको सुनना है, कोई दिक्कत नहीं। मृदा दलदली हो जाती है। अगली फसल की बुवाई समय पर नहीं हो पाती है। क्या है? अगली फसल की बुवाई समय पर नहीं हो पाती। अगर जल निकास नहीं करेंगे तो जमीन सूखेगी नहीं, तो अपन कृषि क्रियाएं नहीं कर पाएंगे। अगली फसल की बुवाई समय पर नहीं हो पाती है। तो ये बहुत नुकसान है जी हमें, इसलिए हमें जल निकास करना इम्पोर्टेंट है। क्या है? जल निकास करना इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें जल निकास करते हैं। तो अपनी क्या है, अब देखो लाभ, हानि और उद्देश्य में अंतर किस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। वायु संचय बढ़ाने हेतु उद्देश्य हो गया, मृदा में वायु संचय बढ़ जाता है, लाभ हो गया। मृदा में वायु संचय नहीं हो पाता है, हानि हो गई। अगली फसल की समय पर बुवाई करने हेतु उद्देश्य हो गया। अगली फसल की बुवाई समय पर हो जाती, लाभ हो गया। अगली फसल की बुवाई समय पर नहीं हो पाती है, हानि हो गई। मृदा में लाभदायक जीवाणु की क्रियाशीलता बढ़ाने हेतु क्या उद्देश्य हो गया। मृदा में लाभदायक जीवाणु क्रियाशीलता बढ़ जाती है, लाभ हो गया। मृदा में लाभदायक जीवाणु क्रियाशीलता रुक जाती, हानि हो गई। तो इस प्रकार से सारे कैसो भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आपको कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो वैसे ही याद हो गए, ना हो गए तो एक भी और वीडियो देख लो भाई लोग, मजा आ जाएगा, है कि नहीं। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको हमने समझा दी है। आपको पता तो
हम नहीं कह रहे स्टूडेंट ही देखें, इसे किसान भाइयों को तक भी ये वीडियो पहुंचाएं। अगर वो वीडियो देखेंगे तो उन्हें भी क्या होगा, पता चल जाएगा कि हमें जल निकास क्यों आवश्यक है करना, है कि नहीं। तो इसलिए हमें इस वीडियो को कहाँ कहाँ तक किसान भाइयों, जितने हमारे भाई लोग पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो उन्हें पता तो होना चाहिए क्यों जल निकास करते हैं। तो इसलिए अपन अब देखो, अब अगला पॉइंट क्या है, अब जल निकास से लाभ हानि परिभाषा है तो पता चलेगी। अब जल निकास होता कितने प्रकार का है, मतलब उसकी प्रणाली कितनी प्रकार की है कि नहीं, मतलब कितने प्रकार से जल निकास को की नालियां बनती हैं, कैसी प्रणालियां हैं। तो बस सबसे पहले जल निकासी का है प्रणाली पढ़ेंगे, प्रणाली, ठीक है। सबसे पहले पर इसके आते हैं प्राकृतिक प्रणाली। ये प्राकृतिक प्रणाली है, ठीक है ना। अब देखो प्राकृतिक प्रणाली में क्या होता है, जो पानी बरसा तो क्या है, जल तो जमीन पे आया, और जब जल क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है उसे, तो वो क्या करता है अपना स्वयं ही रास्ता बना लेता है, वो स्वयं की नालियां खुद ही बना लेता है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रणाली। मतलब कि जल अपनी सुविधा के अनुसार, ढाल के अनुसार वो क्या बना लेता है, ऐसी टेढ़ी टेढ़ी नालियां बनाएगा, और निचले स्तर जहां पर क्या होंगे पानी निकलने वाले बड़े बड़े नाले होंगे, वहां पर चले जाएंगे, बड़ी बड़ी मुख्य नाली मिल जाएंगी, और वो भी नाली टेढ़ी मेढ़ी होगी। बड़े बड़े नाले देखे होंगे तुमने, ऐसे ऐसे बने होते हैं, और वहां पर उसमें सहायक नाले आकर मिल जाते हैं, है कि नहीं। तो वो क्या है अपने अनुसार ही अपनी नालियां बना लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक नालियां, जो प्रकृति ने स्वयं बना दी, अपन ने तो उसमें हाथ भी नहीं लगाया और नालियां बन गई, पानी बरसा और बाहर निकल गया। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रणाली। उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रणाली। अब देखो इसकी बात देखो, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया कि जल अपनी आवश्यकता, जैसे ही उसे प्राकृतिक रूप से जो बनी हुई नालियां, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रणाली कहते हैं, ठीक है ना। अगला इंपोर्टेंट है, दूसरी प्रणाली क्या है, हेरिंगबोन प्रणाली। क्या है, हेरिंगबोन प्रणाली है, ठीक है। अब ये प्रणाली क्या है, इसमें क्या होता है भाई लोग, खेतों के बीच में अपने द्वारा खेतों के बीच में एक मुख्य नाली बनाई जाती है, खेतों के बीच में एक मुख्य नाली बनाई जाती है, उसमें सहायक नाली आकर मिल जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हेरिंगबोन प्रणाली। क्या कहते हैं, हेरिंगबोन प्रणाली। मान के लिए ये हमारा खेत है, ठीक है। अब इसमें कुछ यहां से आई नालियां, यहां से छोटी छोटी नालियां बना दी, ये क्या है, खेतों के खेत बीच में बना दी, ठीक है ना। ये क्या है, मुख्य नाली, जी में क्या है, मुख्य नाली। ये कौन सी है, सहायक। ये कौन सी नाली, ये मुख्य नाली है, और ये सहायक। ये क्या है, खेतों के बीचों बीच बनाई जाती है, और उसके बगल से छोटी छोटी नालियां आ जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आकर मिल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सहायक नालियां। तो इसमें क्या होता है, हेरिंगबोन प्रणाली में क्या होता है, खेतों के बीच में एक नाली, मुख्य नाली बना दी जाती है, और बगल से सहायक नालियां आकर मिल जाती है, उसे हम कहते हैं हेरिंगबोन प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, हेरिंगबोन प्रणाली। प्राकृतिक प्रणाली पता है, वो क्या है, पानी बरसने अपनी आवश्यकता अनुसार नालियां प्राकृतिक रूप से बन जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक प्रणाली कहते हैं। अब इसके बाद है दूसरी प्रणाली है, पढ़ेंगे। कितनी प्रणाली, इसकी 3 प्रणालियां हैं।
तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगली प्रणाली का नाम क्या है? ग्रिडरॉन प्रणाली। क्या है? ग्रिडरॉन प्रणाली। इसमें नाली खेत के निचले स्तर पर बनाई जाती है, खेत के निचले स्तर पर बनाई, और उसमें क्या है, आकर सहायक नालियां मिल जाती है। उसे क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए हमारा निचला स्तर ये, ठीक है, और यहां से फिर सहायक नालियां आई, ठीक है ना। यहां पर क्या है, जो जिसका जो खेत का जोन स्तर सबसे निचला होता है, हम उसे क्या बना, वहीं पर हम अपनी नालियां बनाते हैं, है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, जो सहायक नालियां आकर मिल जाती हैं, है कि नहीं, और यहां से जल अपने आप बाहर निकल जाता है। क्या होता है? जल बाहर निकल जाता है। ग्रिडरॉन प्रणाली में क्या होता है, खेत के सबसे निचले वाले हिस्से में, खेत के सबसे निचले वाले हिस्से में अपने क्या बनाते हैं, मुख्य नाली बनाते हैं, और खेत से और बकाया सहायक नाली आकर मिल जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रिडरॉन प्रणाली कहते हैं। ग्रिडरॉन प्रणाली कहते हैं। प्राकृतिक प्रणाली जो अपने जल अपनी आवश्यकता अनुसार कहीं पर वो टेढ़ी मेढ़ी नालियां बनाकर बाहर निकल जाता है मुख्य नाली पर पानी। और इसके बाद होगा हेरिंगबोन प्रणाली, उसमें खेत के बीचों बीच नाली बनाई जाती है और अपनी सहायक नाली आकर मिल जाती है। उसे क्या कहते हैं हम? हेरिंगबोन प्रणाली। और ग्रिडरॉन प्रणाली में क्या है, खेत के निचले हिस्से में, खेत के सबसे निचले वाले हिस्से में नालियां, मुख्य नाली बनाई जाती है और उसमें आकर सहायक नालियां मिल जाती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रिडरॉन प्रणाली कहते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तीनों प्रणाली समझ में आ गई हुई है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप इसको ना समझ में एक बार और वीडियो देखो, जिंदगी में भूलोगे नहीं। क्या हो नहीं, जो प्राकृतिक, जो स्वयं बन जाए नालियां, पानी बरसा और पानी बाहर के लिए निकला और स्वयं नालियां बना, क्या कहते हैं? प्राकृतिक नालियां कहते हैं। और हेरिंगबोन प्रणाली में क्या है, खेत के बीचों बीच नालियां बनाई जाती है, उसे हेरिंगबोन प्रणाली कहते हैं, और उसमें सहायक नालियां आकर मिल जाती हैं। और ग्रिडरॉन प्रणाली में क्या है, खेत के सबसे निचले वाले हिस्से में क्या बनाई, मुख्य नाली बनाई जाती है और उसमें सहायक नालियां आकर मिल जाती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रिडरॉन प्रणाली कहते हैं। अब इसके आगे अपन और पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद जो जल निकास होता है, उसकी विधियां कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे अपन जल निकास करते हैं, उसकी विधि अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसे बहुत ही इंपोर्टेंट तरीके से पढ़ेंगे। विधियां, ठीक है। सबसे पहले सतही जल निकास। अधो सतह जल निकास। इसी को क्या कहते हैं? पृष्ठीय, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं? अधोपृष्ठीय। तो क्या है, थोड़ी क्या है डिस्टर्ब हो गए थे, भाई लोग आ गए थे, इसलिए हमने थोड़ा वीडियो रोक दिया, ठीक है। तो क्या है, पृष्ठीय, सतह, पृष्ठीय या सतह जल निकास, अधोपृष्ठीय या भूमिगत जल निकास, इसी को क्या कहते हैं? भूमिगत, अधो, भूमिगत, भूमिगत जल निकास। क्या कहते हैं? भूमिगत जल निकास। मतलब कि जो नालियां बनाई जाएंगी
वो क्या है, सतह, मतलब सतह के ऊपर नालियां बनाई हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सतही जल निकास। और जो भूमि के अंदर नालियां बनाई जाएंगी उसे हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल निकास। नीचे नीचे पाइप डाल दिए जाते हैं, बड़े बड़े, देखना शहरों में नालियां जो होती हैं वो भूमि अंडरग्राउंड नालियां बनाई जाती हैं, जो ना पानी निकलता है ऐसे गंदा। अब इसी प्रकार हम खेतों में भी ऐसी नालियां बनाते हैं, जो खेत के निचले हिस्से में बनाते हैं, ऊपर अपना कार्य करते रहो, पानी बरसेगा इन्हीं नालियों के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो इसकी मूल विलास सारी विधियां हैं, और इसकी बहुत सारी विधियां हैं सतही सतह पे कैसे। अब देखो सबसे पहले कौन सी, अस्थाई, स्थाई नालियां। यह नालियां कैसी होती है, आपने जब पानी बरसा, खूब सारा पानी बरसा, वो आप गए खेतों में फावड़ा लेके और जल्दी जल्दी बना के और निकाले, जैसे मान के पानी बरसा, इसमें खेत में पानी है, आप गए बढ़िया छोटी छोटी नालियां बनाए यहाँ से, ये आपकी क्या है, क्यारी। तो यहाँ पर कट लगाया, यहाँ पे कट लगाया, और सारी नालियां, एक छोटी सी नालियां आप बना के और पानी बाहर निकाल दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, अस्थाई। अब अगली फसल की बुवाई होगी तो ट्रैक्टर चला दिया जाएगा तो मिट जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं, कुछ दिनों के लिए बनी नालियां अस्थाई नालियां कहलाती। आज यहाँ पे बन गई, कल यहाँ से भी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी फसल बो जाएगी तो यहाँ से भी पानी निकालना पड़ेगा। जहाँ पानी क्या है नहीं निकलेगा, हम वहीं जाके नाली बना दें फरुआ से जाकर लेके, तो उसे हम क्या कहते हैं, अस्थाई नालियां कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थाई नालियां कहते हैं। अब इसके बाद दूसरी नालियां, स्थाई नालियां। स्थाई नालियां, ओ भैया जी अस्थाई भी नालियां बनती हैं। हाँ भाई साहब, जहां से पानी परमानेंट निकलना है, जहां से क्या है पानी परमानेंट निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थाई नालियां कहते हैं, जिन्हें हम कभी मिटाते ही नहीं है। पक्की नाली बना दी और वो स्थाई नाली हमेशा पानी अपना निकाल दे। जैसे मान के मुख्य, जैसे पूरे सारे अपने जो फार्म है उसका पानी मेन जगह से निकलता है, तो उस हिस्से पे हम क्या पक्की नालियां बनाते हैं, इससे हम कभी नहीं बोलते वो पानी बरसेगा और निकलता है। जैसे अपने शहरों के अंदर नालियां बनी होती है पक्की होती हैं, वो सीधे वो परमानेंट होती हैं, एक बार बन गई सालों चलेंगी, ठीक है, उसका मरम्मत होती रहती है, टूटी फूटी होने तो उसकी मरम्मत हो जाती है कि नहीं। तो ये क्या है, स्थायी नालियां। अब इसके बाद कट आउट नालियां, ठीक है, क्या है, कट आउट नालियां। जी मैं कट आउट नालियां कैसी हैं, मान के चलो आपके पास एक, जैसे आपका ये खेत है, ये खेत है, यहां से क्या निकला है, एक बहुत बढ़िया क्या निकली आपकी नहर निकली, क्या नहीं, नहर। अब नहर निकली तो क्या बरसात के दिनों में जब तालाब में पानी भर जाता है, बहुत सारी वर्षा होती तो नहरों के माध्यम से पानी आता है ना। तो क्या है, नहर और खेत में यहाँ पर फसल हुई, अपनी क्या हुई, फसल हुई, तो ये पानी क्या है, इसमें धीरे धीरे इसमें रिसेगा ना, तो यहाँ पर अपनी फसल जो बुबी है वो क्या होगी, खराब हो जाए। इसलिए हम यहाँ पर क्या कहते, जो खेत, जो नहर है ना, नहर और खेत के बीच में एक मेन नाली बना दी जाती है, 2-3 फुट की नाली बना दी जाती है, और जिससे क्या है पानी जो पानी निकल आता है वो इस नाली में आएगा, और हम खेत के कहीं निचले वाले हिस्से जहां पर पानी निकल जाए उस हिस्से पर हम पानी इसको निकाल देते हैं, उसी को हम कहते हैं कट आउट नाली है। मतलब पानी और खेत के बीच में एक कट लगा देना और उस कट के माध्यम से पानी बाहर निकालना, उसी को कहते हैं कट आउट नालियां। क्या कहते हैं, कट आउट नालियां। अब है चौथी विधि क्या है, समतल मेड़ों को काट कर, समतल मेड़ों काट कर, जैसे मान के चलो आपके पास एक क्या है, एक खेत है, एक खेत है, एक खेत है, एक क्या है, पानी क्या है, समतल मेड़ों को काट कर। जैसे मान लीजिए आपके पास पानी बरसा बहुत भयंकर
और आपके खेत क्या हो, तलातल हो गए हैं, बहुत भयंकर, एक से खेत है। तो अपन ने क्या किया, फावड़ा लेके जाके गए और मेढ़ों को यहाँ से कट मार दिया, यहाँ से कट मार दिया, यहाँ से कट मार दिया, ठीक है ना। तो और अपने यहाँ से कट, तो ये क्या है, सारा पानी एक दूसरे खेत के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। उसी को कहते हैं समतल मेढ़ों को काट कर पानी बाहर निकालना, ऐसी नालियां बनाना, उसी को कहते हैं समतल मेढ़ों को काट कर। क्या करें, समतल मेढ़ों का, कि खेत के जो समतल खेत जमीन है वहां पर पानी बरसा और खेतों में थलाथल भर गया, तो वहां पर क्या, मेढ़ों को काट दिया जाता है। चारों की टोने एक से होती हैं, अब पानी भर गया तो क्या करेंगे, सीधी मेढ़े काटेंगे और क्या करेंगे, ये नाली बनाओ, क्या खेत में कहाँ ले जाओगे, वो तो भरा ही है पूरा खेत। नालियां वहां बनाई जाती जहां पर क्या होते, ढलान वाले क्षेत्रों में नालियां बनाई जाती, मतलब ऊपर से नीचे की वो नालियां बना दी, जैसे पानी बरस रहा है तो वहां पर मुख्य नीचे नाली नीचे बना दी। अब यहाँ पर तो पूरे सारे कोने एक से हैं, तो हमें मेढ़ों को काटा जाता है एक दूसरे से, तो उन्हीं दूसरे के माध्यम से सारा पानी बाहर निकल जाता है। इसे वो क्या कहते हैं, समतल मेढ़ों को काट कर पानी बाहर निकालना, समझ गया ना। तो अब देखो, अब भूमि के अंदर, अब भूमि के अंदर भी तो पानी, अब भूमि के अंदर कैसी कैसी नालियां बनाई जाती हैं हम बता रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बता रहे हैं। इसको मिटा देंगे, आपको पता है ये सारी चीजें लिख, अगर जो लिखना चाहे वो लिख ले और जो ना लिखना है वो ना लिखे। अब अस्थायी जो मतलब कभी थोड़े से टाइम के लिए बने उन्हें अस्थायी कहते, स्थायी कहते जो परमानेंट बन जाए। और ये क्या है, कटाव नाली, जो नहर और खेतों के बीच में एक नाली बनाई है। समतल में लोग जहाँ पर एक सी जमीन होती है वहां पर समतल बना देते हैं। सारी चीजें पता चल गई, सतह ही मतलब सतह के ऊपर नालियां बना। अब देखो अधोपृष्ठीय मतलब भूमिगत, भूमिगत जल निकास, जल भूमि के अंदर बनाई जाने वाली नालियां, जैसे टाइल्ड ड्रेन, टाइल्ड ड्रेन्स, पूल ड्रेन्स, पूल ड्रेन्स है, और क्या है, पूल पाइप ड्रेन्स, मूल ड्रेन्स, स्ट्रॉन्ग ड्रेन्स। ये क्या है, सारी कितनी 5 विधियां हैं। इन सारी विधियों का बहुत ही, ये अपने देश में नहीं बनाई जाती है, क्या है, अपने देशों में नहीं बनाई जाती है। इनका प्रचलन क्या है, अपने यहाँ पे विकसित नहीं है, बहुत महंगी चीजें हैं। अगर देखो आपको क्या है, जैसे मान लीजिए ये नाली कहाँ बनाई है, जैसे बहुत महंगी महंगी भूमि है शहर के बीच में, वहाँ पर क्या है, बहुत महंगी महंगी खेती हो रही। अब वहाँ पर जो जमीन बहुत महंगी है वो महंगी खेती हो रही। अगर जैसे मान के चलो ऐसी सतही जल का नाली है, मुचन्नु मुचन्नु है, तो क्या है, खेत का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। इसलिए भूमिगत, भूमिगत भूमि के अंदर नालियां बनाई गई जल निकास की, जिससे पानी बाहर भी निकल जाए और भूमि भी हमारी उपजाऊ है वो उसका क्षेत्रफल कम ना हो, इसलिए। और जो महंगी है, अब भूमि के अंदर बनाने पक्की नाली है, पाइप डालना है, तो पूरी सर्विस में क्या है, बहुत पैसा लग जाता है। जैसे पाइप ड्रेन्स है, नालियाँ क्या है 20 से 15 मीटर दूरी रखी जाती है, और ये नालियाँ क्या है, खेतों के अंदर बनाई है 20 मीटर के अंतराल की दूरी होती है, और ये नालियाँ भूमि के अंदर बनाई जाती हैं। और दूसरे स्टोन डेंस में क्या होता है, ये भी के आकार की होती है, ये क्या है, भी के आकार की होती है, ठीक है। ये नालियाँ कैसी, भी के आकार की बनाई जाती हैं। ये सारी निधियां क्या है, इसी के सिर्फ आपको नाम सीखना और जानना कुछ नहीं है। ये सारी निधियां क्या है, भूमि के अंदर बनाई जाती है। कोई देखना जैसे अपने खपरे होते हैं उसके आकार की कुछ नालियां बनाई, कुछ पत्थरों के लेकर नालियां बनाई जाती, कुछ पाइपों को लेकर बनाई जाती, कुछ सीमेंटों के साथ बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार की नालियां, सारी नालियां बनाई जाती हैं, क्या भूमिगत है। ये अपने देश में उपयोग नहीं है, इसलिए आप इनके सारे नाम ही लिख लें बस, बहुत ही, कि पाइप ड्रेन्स, पुल ड्रेस, पाइप ड्रेस, मूल ड्रेस, ठीक है, और स्टोन ड्रेस। तो ये सारे कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। ठीक है, टाइल ड्रेस, पोल ड्रेस हो गया, पाइप ड्रेस हो गया, मूल ड्रेस, स्टोन ड्रेस हो गया।
तो ये सारी कितने 5 विधियां हैं। अब इसके बाद अब देखो इनकी बेहतरीन क्या चीज़ें हैं वो हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड, इसकी बहुत बेहतरीन चीज़ें क्या है, आपको ये विधियां तो पता चलेंगी। अब विधियों से कौन विधियां अपने लिए उचित है और कौन सही नहीं